बदनसीब बाप की दर्द भरी कहानी। मनोहर जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू काव्या की बातों को सुने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगे। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को काबू में कर रखा था। काव्या थी कि अनवरत बोली जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले कुछ समय से मनोहर जी के दांतों में कष्ट हो रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांतों को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण यह संभव नहीं था। अतः दर्द कम करने की दवा दे दी थी। कहा था कि दर्द खत्म हो जाएगा तभी दांत उखाड़ा जाएगा। दांत दर्द की वजह से कुछ खा नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने तो सूखी रोटी और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी। मनोहर जी ने थाली को अपने हाथ तक नहीं लगाया। अब बहू काव्या जोर जोर से चिल्ला रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो ना, कितना भी करो इनके नखरे तो खत्म नहीं होती। वो ये बात समझने को तैयार नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी रोटी चबाने में असमर्थ है, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। मनोहर जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया यार दिनेश जी के घर चल पड़े। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपने स्वर्गवासी पत्नी की याद आने लगी। एक सड़क के किनारे बने बेंच पर बैठ गए। अतीत ने बड़ी तेजी से उनकी यादों में प्रवेश किया। मनोहर जी कार्यालय में अधिकारी थे। उनके तीन बेटे थे, मुकेश, अमरेश और रोशन। तीनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी प्रभा जी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। पैसे बचाना मनोहर जी अपनी पत्नी से सीखा था, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देते थे। खुद निश्चिंत हो जाया करते थे। घर के मामले में वे कभी कुछ नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत थी वो उनका हमेशा साथ देते। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई। अपने जीवन काल में जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। दिल्ली के एक कॉलोनी में अपने सपने का संसार बनवाया था। मनोहर जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्त से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान एक मंजिला था, पर अब बच्चे बड़े हो गए तो मनोहर जी ने हिम्मत करके मकान के 2 मंजिले और फिर 3 मंजिले बनवा दी। अब मकान 3 मंजिला हो चुका था। उनके बेटों की शादी भी हो गई और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे। अब मनोहर जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर अपनी बहू जया और बेटे रोशन के साथ रहा करते थे। रसोइयाँ सबकी अलग अलग थी। सब त्योहार वाले दिन एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे, और रोशन की पत्नी को बहुत तकलीफ होती कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियाँ बस हाथ हिलाने के लिए आ जाया करती है। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर यह बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि प्रभा जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त और दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहने की उनकी आदत थी। मनोहर जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे, अब हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वह अब करूँगा।
और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर सहमति प्रकट कर देती। पर मनोहर जी का यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर भगवान की प्यारी हो गई। मनोहर जी के तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होने को कौन टाल सकता था। उनकी पत्नी ने इतने प्रयास से अपने मकान की नींव रखी थी, लेकिन उसमें अब दरारें आने लगी थी। दरारें जैसे सब बेटों और बहुओं में झगड़े होने लगे। हालात इतने बदल गए थे इस समय कि एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होता था। सब अपने अपने गृहस्थी में मस्त थे। एक अकेले मनोहर जी रह गए थे, जो सब कुछ समझ रहे थे पर असहाय सा महसूस कर रहे थे। 2 दिन पहले ही तो अचानक घर में घुसे तो अचानक घर में उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मनोहर जी थोड़ी चुपचाप खड़े हो गए और अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनने लगे। उनकी बातों को सुनने के बाद इनके दुख का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें महीने के लिए बांट दिया है। छोटी बहू का शिकायत था कि जब इस मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी बराबर का हिस्सा होगा। अरे भाई, मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो रही थी, पर किसी के पास कोई चारा न था। और अब मनोहर जी 3 किस्तों में बँट गए। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी इस बेटे के साथ तो 2 महीने कभी उस बेटे के साथ। एक एक करके 2 महीने हर बेटों के पास रहना पड़ता। मनोहर जी के लिए मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाया करती तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता था कि 2-4 दिन के बाद पिताजी दूसरे भाई के घर जाने वाले हैं, वह इलाज करा देगा। बाबूजी का इलाज कराकर फालतू खर्चा कौन करेगा। लेकिन वह कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी हद होती है। तो आज मनोहर जी का सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ नरम और कुछ गर्म खाने को कर रहा था। तो उन्होंने अपनी मझली बहू को खीर बनाने के लिए कहा। तो काव्या का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ। आपको तो और कुछ भी नहीं सूझता, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद जया बहू के घर आपको जाना ही है, तो वहीं पर खा लीजिएगा। मेरे घर अभी दूध और शक्कर ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैं खीर नहीं बना पाऊँगी। आज हमें किटी पार्टी में भी जाना है और मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। अपनी बहू की जली कटी बातें तो सुनकर उनके सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वह अपने बेटे और बहू की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वे अपने मित्र दिनेश प्रसाद जी के घर चले गए। दिनेश जी उनके बचपन के मित्र थे। दिनेश जी शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। दिनेश जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले थे। वे दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया कि थोड़ा रोब रखा करो, किस बात की तुम्हें कमी है, मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर मनोहर जी को यह बातें नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही है बच्चों के लिए, आखिर मकान को लेकर धमकी देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ गया है। दिनेश जी से सलाह मशविरा करने के बाद मनोहर जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों।
उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आया और वह भूखे पेट सो गए। किसी ने भी खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। मनोहर जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें तो अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल गया था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर अपनी योजना की तैयारियां कर रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वे तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती थी। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती थी, पर अपने कर्तव्यों के प्रति आंखें मूंद लेती है। मनोहर जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर मनोहर जी के पुत्र का खास दोस्त था। उससे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशविरा किया और वापस आ गए। 10 दिन के बाद जब बेटे बहुएं प्रसन्नचित्त होकर घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर उनके तेवड़िया चढ़ गई। छोटी बहू जया बोली, हद हो गई है लापरवाही की। चुपचाप घर पर नहीं बैठ सकते थे। पता था कि हम आ रहे हैं। उसके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने के लिए पिताजी उसके पास रहने आ रहे हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दिनेश जी के घर गए। दिनेश जी ने उनको जो बताया वह सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 80 लाख में बेच दिया है। अरे अब वे कहाँ हैं? किसी को कुछ पता नहीं। तीनों परिवारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करें? यह सब क्या हो रहा है? गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत तो 1 करोड़ थी, तो पिताजी ने 20 लाख का घाटा क्यों उठाया? उनकी समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास दिनेश जी का फ़ोन आया और उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास आने के लिए कहा। कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का इंतज़ार भी भारी पड़ रहा था। दिनेश जी के पास से जो सूचना मिली उससे तीनों बेटे के जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। सोचने समझने की शक्ति जैसे साथ ही छोड़ दिया है। दिनेश जी के अनुसार मनोहर जी अयोध्या चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। यह सुनने के बाद तीनों बेटे और बहू के ऊपर जैसे बजरी ही गिर गया। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद दिनेश जी से किसी तरीके से उनके घर का पता लिया और तीनों बेटे अयोध्या के लिए चल पड़े। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। अयोध्या पहुंचकर पिताजी को देखकर एक झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहू को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई और प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और राजेश कहकर आवाज़ लगा दी। आवाज़ सुनते ही एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सबने एक कौतूहल उसे देखा। मनोहर जी ने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और राजेश को 6 प्लेट गर्मा गर्म खीर बनाने को कहा। मनोहर जी अपने नाती पोतों की कुशलता के बारे में पूछने लगे थे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि पहले कौन बात करेगा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिताजी से कुछ पूछे। इतने में राजेश एक ट्रे में 6 प्लेट खीर लेकर आया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी खीर को हाथ तक नहीं लगाया। किसी को बोलता न देखकर मनोहर जी ने कमान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे,
कि तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी ने यह क्या कर दी, पिताजी को यह क्या सनक सवार हो गई। लेकिन बेटे, इसका कारण भी तुम ही लोग है। मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दिया। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से इतनी कुशलता से घर को चलाया, यह मुझे तुम सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज तुम 6 लोगों ने एक बाप को 3 किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं दे पाए। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियों के लिए वक्त नहीं था। मेरी 2 रोटियां सब पर भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सबको अपना अधिकार पता था, पर बूढ़े पिता के प्रति तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है, यह तुम में से किसी को याद है? और फिर जब बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद कर रखूं? कहते कहते मनोहर जी का गला भर आया। तीनों बहू बेटे नज़र झुकाए बैठे थे। मनोहर जी ने दोबारा शुरू किया और कहा, मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ। इसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 20 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं। 5-5 लाख पोता पोती के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, बड़े होने पर उन्हें मिल जाएगा। मैंने एक घर खरीद लिया है, इसमें 2 कमरे, किचन, बाथरूम सभी सुविधाएं हैं। मैंने वृद्धाश्रम के लिए 15 लाख दान कर दिया है। मेरे मरने के बाद यह सब संपत्ति राजेश की हो जाएगी। तुमने देखा है उसे, जो अब मेरे साथ ही रहता है, स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, वह मेरी सेवा भी करता है। 20 लाख मैंने इसके नाम पर जमा करा दिया, बाकी जो पैसा बचा उसका हिसाब तुम लोग लगा सकते हो। मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं और मेरी पेंशन भी आएगी, जिससे मेरा और राजेश का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहे रहो। यह सब सुनकर तीनों बेटे उदास हो गए और सोचने लगे कि हम लोगों ने अपने पिता के साथ बहुत गलत किया है। मझली बहू सोच रही थी कि 1 प्लेट खीर की कीमत कितनी भारी पड़ गई। दोस्तों, अपने नाम भी कुछ संपत्ति होनी चाहिए जो बुढ़ापे में काम आएगी। सोचिए, अगर मनोहर जी के पास मकान नहीं होता तो उनका क्या होता? दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।